जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके प्रमोशनल एग्जाम के लिए इस चैनल से हर प्रकार की चीज़ों को मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपका जो आगामी एएसआई और सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है रूल 72 के अंतर्गत, उसमें आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स एक्वायर कर सके अपने लिए। और इसी क्रम में उन चीज़ों पर फोकस हम लोग कर रहे हैं जिनको काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं कहीं ना कहीं। आप आगे के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं और उन प्रश्नों को आपके समक्ष लाने का हमारा प्रयास है। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, नए लोग जो भी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है आगे बढ़ने के लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे की कार्यप्रणाली से संबंधित कुछ विविध प्रश्नों को, जिनके बारे में जो कि हमारे कार्य प्रणाली से संबंधित है, जो आरपीएफ की जो कार्य है उससे संबंधित है, उस पर कुछ हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। इसको एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है उस पर हम लोग कुछ देर रुककर चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि 50 प्रश्नों का सेट है, तो पूरे इत्मीनान के साथ वीडियो को देखिएगा। और ये आपके एक एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा से संबंधित है। आज हम लोग वर्किंग ऑफ रेलवे के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग अभी तक क्यूबिक क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहाँ से विविध चीज़ों को हम लोगों के द्वारा आपको दिया जा रहा है। जैसे आपका राजभाषा हो गया, या बीएनएस बीएनएसएस, या जो भी चीज़ें हैं जो आरपीएफ की प्रोफेशनल चीज़ें हैं, या रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में वहाँ भी अपलोड की जाती हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्म में भी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आपके प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों के द्वारा डाला गया है, जो सीबीटी पैटर्न पर आधारित है, जो आपकी परीक्षा है उससे संबंधित। आप अपने टाइम मैनेजमेंट को देख सकते हैं और वहाँ से विविध प्रश्नों पर आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और वहाँ से जो करंट घटनाक्रम हो रहे हैं उसको भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं, और परीक्षा के अनाउंसमेंट होने के बाद 3 महीने का करंट भी हम लोग कवर करेंगे। अभी प्रयास है जो आरपीएफ के लिए जो चीज़ें प्रमोशनल एग्जाम के लिए जो जरूरी हैं उन चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो छूट गई हैं उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे यहाँ हेडिंग में आपको शो हो रहा होगा, भारतीय रेलवे की कार्यप्रणाली से संबंधित कुछ विविध प्रश्नों पर की व्याख्या आज हम लोग करेंगे और उसके साथ हम लोग अपनी तैयारी को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड का जो संगठन है उसके बारे में एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। फिर उसके बाद से रेलवे से संबंधित जो विभाग हैं उन विभागों पर चर्चा करते हुए फिर अपने एमसीक्यू के प्रश्नों पर हम लोग आएंगे। तो आइए आज की सेगमेंट को शुरू करते हैं। तो रेलवे बोर्ड का संगठन देखिए, सबसे पहले जो है रेल मंत्री होते हैं, रेल मंत्री के बाद रेल राज्य मंत्री होते हैं, और थर्ड पार्ट इसका जो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त रेलवे होते हैं। उसके बाद से उसके अंतर्गत जो है सदस्य यातायात, सदस्य कर्मचारी स्टाफ जिसके अंतर्गत आरपीएफ आती है, और उसके अलावे सदस्य यांत्रिक इंजीनियर और सदस्य विद्युत और सदस्य सिविल इंजीनियर ये होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है क्षेत्रीय स्तर पे जो है जो हमारे तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, जो विभाग हैं रेलवे के, जो 16 विभाग हैं, मेनली 11 ही विभाग हैं लेकिन 16 विभाग हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उनसे जो प्रश्न बनेंगे, जो हम लोग के खास करके वाणिज्य और परिचालन विभाग से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, जो हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा मैं एक बार हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है हमारे रेलवे के अंतर्गत, और उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रेलवे के अंतर्गत जो है मेनली जो है 11 डिपार्टमेंट हैं जिसके अंतर्गत जो है पूरे रेलवे का संचालन होता है। और उसके अंतर्गत जो है कुछ जो डिपार्टमेंट हैं उसमें जुड़कर और बाकी जो है 16 डिपार्टमेंट बनते हैं जिससे रेलवे की पूरी कार्यप्रणाली संचालित होती है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा यहाँ पे अपने तरफ से याद करने के लिए बनाया हुआ है, SEMPCOA, इसको आपको याद करना है। सेम पीसीओए, इसके अंतर्गत जो है
जो डिपार्टमेंट हैं जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए यस में कितने डिपार्टमेंट है। यस नाम से 3 हैं। ये 11 डिपार्टमेंट के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। रेड कलर ले लेता हूँ। चलिए, तो तीन जो है यह 3 डिपार्टमेंट यस से संबंधित है। फिर ओ ई से 2 डिपार्टमेंट हैं। उसके अलावा जो एम शब्द है इससे 2 डिपार्टमेंट हैं, 2 विभाग हैं। ओ से 1 डिपार्टमेंट, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या है इसके बारे में। सी से जो है 1 डिपार्टमेंट है और ओ से 1 है और ए से 1 है। तो कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यस देखते हैं। यस से सबसे पहले हम लोग आरपीएफ को लेते हैं। हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत हमारी आरपीएफ भी आती है। उसके अलावा जो है सिग्नल डिपार्टमेंट है। यस से सिग्नल, याद करने की सुविधा के लिए हमने इसको बना रखा है। और यस से आपका जो क्या हो गया, स्टोर डिपार्टमेंट हो गया। अब ई में देखिए, ई की कोडिंग 2 से की गई है। ई में जो है इसके अलावा इसमें जो है इंजीनियरिंग यानी कि यांत्रिक विभाग, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। एम में आ जाइए। एम में आपका जो है मेडिकल हो गया, मेडिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया। पी में आ जाएंगे तो पी में जो है आपका पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया। सी में आ जाएंगे, कोडिंग 1 से की गई है, तो इसमें कमर्शियल आपका आ गया, कमर्शियल। ओ से आपका ऑपरेटिंग आ गया, ऑपरेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये जो भी ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इन्हीं से संबंधित इसके इर्द गिर्द हम लोग जो प्रश्न बनेंगे उसको देखेंगे। और ए से आपका अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि लेखा विभाग हो गया। तो ये सभी जो है इसमें जो डिपार्टमेंट हम लोग के कार्य क्षेत्र के नज़रिए से बहुत ही अच्छे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11 डिपार्टमेंट मेनली हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न डिपार्टमेंट हैं जिसके बारे में जो है हम लोग कार्य जिसके अंतर्गत करते हैं। एक बार उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, लिखने के लिए बहुत इतना जगह नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें हम लोग कार्मिक शाखा के साथ जो देखते हैं, जिसके जो क्षेत्रीय स्तर के जो अधिकारी होते हैं उसका PCPM होते हैं और मंडल स्तर पे जो है DPM होते हैं। उसके अलावा है वाणिज्य शाखा, यानी कि वाणिज्य शाखा लेखा विभाग, इसके द्वारा PCCM होते हैं, इसके प्रधान अधिकारी। और मंडल लेवल पर जो है CCM होते हैं, चीफ कमर्शियल मैनेजर। उसके अलावा सुरक्षा डिपार्टमेंट हैं जिसके प्रधान जो है PCSC होते हैं, PCSC RPF। और अगर मंडल स्तर पर देखा जाए तो DSC या सीनियर DSC RPF होते हैं। इसके अलावा लेखा विभाग है। लेखा विभाग में PFA होते हैं, इसके प्रधान अधिकारी जो होते हैं PFA एंड PCAO होते हैं। और अगर मंडल स्तर पे देखा जाए तो DAO या सीनियर DAO होते हैं। विद्युत शाखा के PCEE होते हैं जिसके प्रधान अधिकारी होते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, और मंडल स्तर पर DEE होते हैं। उसी तरह से इंजीनियरिंग शाखा है जिसके अंतर्गत PCE होते हैं, और अगर मंडल स्तर पे देखा जाए तो डिविजनल इंजीनियर होते हैं। यांत्रिक शाखा के बारे में देखें तो PCME होते हैं क्षेत्रीय स्तर पे, और अगर मंडल स्तर पे देखा जाए तो DME होते हैं। भंडार शाखा के PCOS होते हैं और DCOS होते हैं मंडल स्तर पर। उसी तरीके से चिकित्सा विभाग में PCMO होते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, और मंडल स्तर पर DMO होते हैं या DMS होते हैं। संकेत एवं दूरसंचार विभाग तो PCSE होते हैं, और अगर मंडल स्तर पे देखा जाए तो DS अथवा TE होते हैं। अगर दावा शाखा को देखा जाए, दावा शाखा तो यह कमर्शियल शाखा का ही एक वो है, तो PCCM होते हैं क्षेत्रीय स्तर पे, और अगर मंडल स्तर पे देखा जाए तो CCM होते हैं। उसी तरह का अगर संरक्षा शाखा से देखा जाए तो PCSO होते हैं, और मंडल स्तर पे जो है एडिशनल CRS होते हैं। परिचालन शाखा का देखा जाए तो PCOPM होते हैं, और अगर मंडल स्तर पर देखा जाए तो DOPM होते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क शाखा का अगर देखा जाए तो PCPRM होते हैं क्षेत्रीय स्तर पे, और मंडल स्तर पे DPRM होते हैं। सतर्कता शाखा का अगर देखा जाए तो PCBO होते हैं, और अगर मंडल स्तर पे देखा जाए तो रेलवे सेक्शनल ऑफिसर होते हैं। उसी तरह लेखा परीक्षा विभाग है। इस तरीके से 16 डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत जो है पूरी रेलवे कार्य करती है। तो यहाँ से हम लोगों ने मोटा मोटी चीज़ों को देख लिया।
आइए अब अपने प्रश्नों के ऊपर चलते हैं और सेम जो आपको बताया, जो 11 डिपार्टमेंट जो क्षेत्रीय रेलों में होते हैं और उनके कुछ उप विभाग होते हैं जिनको मिलकर 16 विभाग बनते हैं, तो मंडल स्तर पे भी उनका संचालन उसी तरीके से होता है। तो यह एक हमारा जो है ओवरव्यू था। आगे आइए अपने प्रश्नों के ऊपर चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। हम प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों में अधिक से अधिक चीज़ों को कवर करें। जो एक प्रश्न है उसके अंतर्गत जो है अधिक से अधिक जितनी भी आपको जानकारी दे सकें वो हमारा प्रयास रहेगा कि उसको दिया जाए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है यहाँ पे, पार्सल वे बिल का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है, गुलाबी होता है, लाल होता है, हरा होता है? इस प्रश्न के बारे में आप सोचिए और बताइए। तब तक हम पार्सल वे बिल के बारे में कुछ चीज़ों जो हैं उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा कर ले। सबसे पहले देखिए, पार्सल वे बिल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, पार्सल जो वे बिल होता है, तो पार्सल को जो अंतिम रूप से जब स्वीकार कर लिया जाता है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यापारी के द्वारा जब पार्सल रेलवे के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाता है और रेलवे जांच पड़ताल के बाद उसको स्वीकार कर लेती है, तो वह जो है पीवे बिल तैयार किया जाता है उसके रेफरेंस में। और यह जो है फॉरवर्डिंग नोट जो बनता है, जो कि व्यापारी के द्वारा उसमें कुछ समुचित जानकारी भरा और रेल के द्वारा जो भरा जाता है। फॉरवर्डिंग नोट की जो ऑफिस प्रति होती है उसके पीछे जो है यह पीवे बिल को चिपका दिया जाता है। तो आपने कैसे देखा कि पार्सल को बुकिंग करने के लिए यह एक जो है अधिकार पत्र के रूप में यह एक बिल तैयार किया जाता है, जिसको कि फॉरवर्डिंग नोट के ऑफिस जो प्रति होती है, जो उसका ऑफिस की कॉपी होती है, उसके पीछे उसको चिपका दिया जाता है। इसको 3 या 4 प्रतियों में इसको तैयार किया जाता है। 3 या 4 प्रतियों में इसको तैयार किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था, मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ से अधिक से अधिक चीज़ों को जो संबंधित प्रश्न हो वहाँ से तैयार हो जाए। तो 3 या 4 प्रतियों में, अब 3 या 4 प्रतियों में क्यों तैयार किया जाता है तो इसके बारे में जान। देखिए, 2 तरह के जो पार्सल वे बिल होते हैं, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। शायद इसके पहले इस तरह की चीज़ों को आपके नॉलेज में ना हो या आपकी जानकारी में भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो देखिए, 2 तरह के पार्सल वे बिल होते हैं। एक तो है पेड पार्सल वे बिल होता है, पेड पार्सल वे बिल होता है। और एक दूसरा होता है टू पे पार्सल वे बिल। 2 तरह के जो है ये पार्सल वे बिल होते हैं। और जब यह जो पेड पार्सल वे बिल होता है, जो पेड पार्सल वे बिल होता है, यह कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है? यह 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। यह 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। और किसको किसको यह जाता है? सबसे पहले देखिए, एक पहली कॉपी जो होती है वह होती है ऑफिस कॉपी होती है। थोड़ा सा स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, लिखने में थोड़ी असुविधा हो रही है। पहली ऑफिस कॉपी होती है। और दूसरी क्या है? दूसरा जो है मालधनी को, जो माल देता है, तो मालधनी को वह जो है एक रिसीविंग के रूप में मालधनी को एक कॉपी मालधनी को दिया जाता है। इसकी जो तीसरी कॉपी होती है, यह जो है लेखा प्रति होती है, जो कि लेखा कार्यालय को भेजा जाता है। इसको लेखा प्रति के रूप में इसको जानते हैं, लेखा की कॉपी होती है। और जो चौथी होती है वो इनवॉइस होती है और वह संबंधित गार्ड को दिया जाता है। चौथी कॉपी क्या होती है? इनवॉइस होती है। जहां माल की सुपुर्दगी करनी होती है वहां गार्ड के द्वारा उससे मिलान करके दिया जाता है। तो यह 4 कॉपी जो है किसमें होता है? यह पेड पार्सल वे बिल के अंतर्गत जो है यह 4 प्रतियों में यह तैयार किया जाता है। जो पेड पार्सल वे होता है, बिल वे होता है, उसमें 4 प्रतियों में। टू पे जो पार्सल वे बिल होता है, इसके अंतर्गत कितने? 3 प्रतियों में यह तैयार किया जाता है। 3 प्रतियों में यह जो है देखिए टू पे पार्सल बिल, इसमें जो 3 प्रतियों में। और जो ये लेखा की एक प्रति होती है, यह प्रति जो है इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि पेड पार्सल वे बिल में 4 प्रति और पे पार्सल वे बिल में जो है 3 प्रतियों में इसको जो है तैयार किया जाता है। और इसको जो है पीडब्ल्यू बिल बनाने के बाद जो है जो संबंधित फॉरवर्डिंग नोट होता है उसके ऑफिस प्रति के पीछे जो है इसको पार्सल वे बिल को क्या कर दिया जाता है? चिपका दिया जाता है। और जो मार्का रेलवे के द्वारा लगाया जाता है, जैसे कि मालूम है कि कोई भी जब पार्सल आता है तो रेलवे अपना एक मार्का लगाता है और एक जो है व्यापारी के द्वारा अपना जो है निजी मार्का लगाया जाता है और एक रेलवे के द्वारा जो मार्का लगाया जाता है। तो रेलवे के द्वारा जो मार्का लगाया जाता है, तो जो पार्सल वे बिल का जो नंबर होता है, पार्सल वे बिल का जो एक नंबर इसके लिए जनरेट होता है, तो उसी नंबर को जो है वो जो मार्का पे लिखा जाता है। तो इस तरह से पार्सल वे बिल के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी, इसको आप देख लीजिएगा। और पार्सल वे बिल का जो रंग होता है, यह रंग जो है इसका कैसा होता है? यह होता है हरा कलर के रंग का यह दस्तावेज होता है पार्सल वे बिल का। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
रेलवे में बुक किए गए सामानों में कितने प्रकार के, देखिए अभी हम लोग मार्किंग की बात कर रहे थे, तो पार्सल रेलवे में जो है कितने प्रकार की जो है मार्किंग होती है, तो दो प्रकार की। देखिए जब रेलवे के द्वारा जब सुपुर्द किया जाता है जब माल रेलवे को, तो उसमें दो तरह की होती है। एक जो है प्राइवेट मार्किंग होती है जो कि व्यापारी के द्वारा जो है मार्किंग लगाई जाती है, और एक जो है रेलवे की मार्किंग होती है, रेलवे की मार्किंग होती है। तो जब कोई भी सामान जब रेलवे के सुपुर्द किया जाता है, तो जब उसकी पैकिंग होती है तो हो सकता है कि जो है वो पैकिंग जो है एक तरीके का हो और जो मार्किंग है वो भी प्राइवेट मार्किंग एक तरीके का हो। तो माल की जब डिलीवरी की जाएगी तो उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, इसलिए रेलवे के द्वारा जो है अपनी मार्किंग भी लगाई जाती है ताकि वह संबंधित जो है मालधनी है उस संबंधित मालधनी के पास वो चीजें पहुंचे। तो इस प्रकार से हमने लिखा कि रेलवे द्वारा बुक किए गए सामानों की मार्किंग दो प्रकार से की जाती है। कौन कौन सी? प्राइवेट मार्किंग और जो है रेलवे के द्वारा दी गई मार्किंग। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि खतरनाक सामान को कितने वर्गों में बांटा गया है। रेलवे में बुक करने के लिए जो कई सारे जैसे पेरिसेबल गुड्स हो गए, जिसमें अंडा हो गया, सब्जी हो गया, या सड़ने गलने वाली चीजें हो गई, खतरनाक चीजें हो गई, तो इसमें खतरनाक सामान को कितने वर्गों में बांटा गया है, यह प्रश्न आपको देखिए महत्वपूर्ण है। तो यह जो है 7 वर्गों में बांटा गया है। खतरनाक सामान होता है वो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला देख लीजिए, एक्सप्लोसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव, ध्यान रखना, रखिएगा इसको। दूसरा किस तरह का के सामान होते हैं? गैसेस मटेरियल होते हैं, गैसेस मटेरियल भी होते हैं जो कि गैस के रूप में होते हैं। तीसरा जो है इन्फ्लुएम्बल होते हैं, सॉलिड, इनफ्लुएम्बल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, जो सॉलिड जो है जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, इन्फ्लुएम्बल सॉलिड होते हैं। चौथा जो है आपका इन्फ्लुएम्बल लिक्विड, जिसमें कि आपका जो है तेजाब वगैरह हो गया, या उस तरह के जो ज्वलनशील जो पदार्थ हैं जो कि जिनसे आग लगने का खतरा होता है, या ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, वो हो गया। पांचवा जो है आपका कौन हो गया? ऑक्सीडीजिंग गुड्स हो गए, या सब्सटेंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सब्सटेंस। छठा आपका हो गया एसिड एंड अदर कोरोसिव, ठीक। और सातवां नंबर जो है आपका जो है पॉइजनियस, POISONOUS, पॉइजनस यानी जहरीले सामान होते हैं, सब्सटेंस। तो देखिए जो रेड टैरिफ है, कमर्शियल मैनुअल में आप देखेंगे जो रेड टैरिफ के अंतर्गत ये 7 चीजें आती हैं, और रेड टैरिफ को खतरनाक सामानों के अंतर्गत रखा जाता है। तो खतरनाक सामान को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपने जानकारी के लिए आप इसको रख सकते हैं। 7 भागों में बांटा गया है। और कभी कभी प्रश्न बनता है कि कौन से टैरिफ के अंतर्गत आता है, तो ये आता है रेड टैरिफ के अंतर्गत ये सारी खतरनाक चीजें आती हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर जाइए। अगला प्रश्न हमारा है, विस्फोटक पदार्थों का एक पैकेट का वजन अधिकतम कितना होना चाहिए? विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उनके एक पैकेट का जो है वजन कितना होना चाहिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम से कम 50 किलो जो है होना चाहिए। 50 केजी जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसके जो उसकी पैकेट बनेगी 50 किलो से ज़्यादा की पैकेट नहीं बनेगी। और जब इसका लदान होगा, जब इसको रखा जाएगा, जब डिलीवरी के लिए इसको ले जाया जाएगा, तो उसमें ध्यान रखा जाएगा कि कोई ऐसा ठोस चीज़ जैसे कि कोई लोहा या किसी प्रकार का कोई इस तरह का वजनी चीज़ जिससे विस्फोट होने का या आग लगने का खतरा हो, उसको जो है इसमें न किया जाए, इसकी सेपरेट जो है लोडिंग किया जाए। तो 50 किलो होता है विस्फोटक पदार्थ का जो एक पैकेट होगा, उसका वजन 50 किलोग्राम से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 के ऊपर आते हैं। माल की हानि, नुकसान या परिधान की स्थिति में पार्टी द्वारा माल बुक करने के कितने महीने के अंदर क्लेम किया जा सकता है, कितने महीने के अंतर्गत दावा किया जाता है? बहुत जेन्युइन सा प्रश्न है, आपको मालूम है, जो कि अगर किसी व्यापारी का कोई माल अगर उसको हानि होता है, नुकसान होता है, या अगर कोई परिधान की स्थिति बनती है, तो जो पार्टी है उसके द्वारा जो दावा जो है कितने महीने के अंतर्गत दावा किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 महीने के अंतर्गत जो है अंदर जो है 6 मंथ के अंतर्गत जो है दावा किया जा सकता है। चलिए बहुत जेन्युइन सा प्रश्न है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए आ गया,
एमजीआर कितने कापी में तैयार किया जाता है या एमजीआर कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं एमजीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। एमजीआर का फुल फॉर्म होता है मिसिंग गुड्स रिपोर्ट। मिसिंग गुड्स रिपोर्ट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और जब माल की सुपुर्दगी की जाती है तो उसमें कोई कमी या क्षति, जैसे रेलवे के द्वारा माल बुक किया गया और जब व्यापारी को माल की सुपुर्दगी की जाती है तो उसमें कोई कमी क्षति या कोई टूट फूट होती है या कोई खुला परिधान या किसी प्रकार की किसी चीज़ की कोई अगर आवश्यकता होती है तो उस समय जो है एमजीआर की कापी तैयार किया जाता है। अगर इस तरह का दावा किया जाता है व्यापारी के द्वारा तो एमजीआर की कापी तैयार किया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एमजीआर कितने प्रतियों में तैयार किया जाए, जैसे कि यह प्रश्न है, तो एमजीआर जो है यह 4 कापी में तैयार किया जाए, 4 प्रतियों में यह एमजीआर तैयार किया जाता है। यह कापी किसको किसको होती है, तो यह जो है कार्बन कापी में तैयार किया जाता है। और इसका जो है पहली जो कापी होती है, 4 कार्बन कापी बनते हैं, पहली जो कापी इसकी होती है यह होती है जो मूल कापी होती है वो होती है ऑफिस कॉपी होती है। मूल कॉपी क्या होती है, ऑफिस कॉपी होती है। और दूसरा क्या है, दूसरी कॉपी कौन सी होती है, दावा करने वाला मालधनी को दिया जाता है। दावा करने से मतलब है कि माल की क्षति के लिए जो दावा किया जाता है जिस व्यापारी के द्वारा, तो दावा करने वाली नहीं, दावा करने वाले मालधनी को या जो व्यापारी होता है उसको दिया जाता है एमजीआर की। और इसकी जो तीसरी प्रति है यह किसको दिया जाता है, यह रेलवे सुरक्षा बल को दिया जाता है। और जो चौथी प्रति होती है यह जो है क्लेम डिपार्टमेंट को दिया जाता है। क्लेम डिपार्टमेंट को यह जो है चौथी कप का इसकी जो है ये दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि एमजीआर 4 कापियों में 4 प्रति में तैयार होती है। जब माल की डिलीवरी के समय माल में कोई कमी क्षति या कोई परिधान की स्थिति बनती है तो उसमें इसको व्यापारी के द्वारा क्लेम करने पर यह 4 प्रतियों में बनाई जाती है। कार्बन प्रति इसकी होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कार्बन प्रति, 4 प्रति होती है जो कार्बन प्रति होती है, जिसमें कि पहली जो ऑफिस कॉपी होती है, दूसरा जो है दावा करने वाले मालधनी को दिया जाता है, तीसरा आरपीएफ को दिया जाता है और चौथा क्लेम डिपार्टमेंट किया जाता है। और इसकी केस कापी बनाकर और इसकी जो है दावा डिपार्टमेंट क्लेम डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी जांच की जाती है, आरपीएफ के द्वारा इसकी जांच करके, और फिर इसके अंतर्गत जो है अगर कोई इस तरह का क्लेम का स्थिति बनता है तो उसका भुगतान रेलवे के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि WTR का पूरा नाम क्या है। WTR का पूरा नाम क्या है, देखिए, वेटमेंट टन रजिस्टर, वैगन ट्रांसफर रजिस्टर या वेट टाइमिंग रजिस्टर या नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैगन ट्रांसफर रजिस्टर। WTR का फुल फॉर्म होता है वैगन ट्रांसफर रजिस्टर। अब इसका काम क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। जब वैगन की जब लोडिंग अनलोडिंग की जाती है तो उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए जिस पर डेट और टाइमिंग और लोडिंग और अपलोडिंग के बाद जो जारी किया जाता है तो वह एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो कि वैगन ट्रांसफर रजिस्टर के नाम से जिसको जानते हैं। और इसमें जो है वैगन के संबंध में सूचनाएं इसमें दर्ज की जाती है। चलिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैगन की सीलिंग कितने प्रकार से की जाती है। वैगन सीलिंग की बात करिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, वैसे तो देखिए जो सुरक्षा उपकरण है जिसमें से कि सील हो गया और इसमें जो हमारे पैडलॉक हो गए और उसके अलावे भी कुछ सुरक्षा उपकरण हैं जिनके द्वारा, लेकिन यहाँ वैगन सीलिंग की बात की जा रही है। तो वैगन सीलिंग कितने प्रकार से की जाती है तो हम देखते हैं एक बार इसमें। पहले सबसे पहले देखिए वैक्स सीलिंग होता है, वैक्स सीलिंग होता है, वैक्स या वैक्स होता है, थोड़ा सा वैक्स ही होता है, वैक्स सीलिंग होता है। फिर जो है लेड वैक्स सीलिंग, उसके बाद जो है मेटल होता है, मेटल सीलिंग होता है। उसके बाद प्राइवेट सील भी होती है, प्राइवेट सील भी होती है। और उसके बाद से प्रोटेक्शन सील भी होता है, प्रोटेक्शन सील। लेकिन रेलवे के अंतर्गत जो हम लोग आरपीएफ के जो हम लोग यह कार्य करते हैं उसमें मेन रूप से यही 3 सीलें होती हैं, वैक्स सीलिंग, एलईडी लेड वैक्स सीलिंग हो गया और मेटल सील। यह 3 चीजें जो होती हैं जो मेन रूप से कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे प्राइवेट सील और जो प्रोटेक्ट सील इसके बारे में भी
इसके थोड़ा कोड के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जो वैक्स सील है इसको जो है हम लोग रेल के कार्यप्रणाली के अंतर्गत डब्ल्यू से इसको जो है निर्धारित किया जाता है, और लेड वैक्स सील होता है इसको एल से किया जाता है। अगर मेटल सील है तो इसको एमटी से इसको प्रदर्शित किया जाता है, और प्राइवेट सील जो है इसको जो है सीएस से प्रदर्शित किया जाता है, और प्रोटेक्टिव जो सील होता है इसको पीएस से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 3 प्रकार की सीलिंग होती है, जिसमें वैक्स सील, लेड सील और मेटल सील भी होता है। प्रश्न के और ऑप्शन के हिसाब से आप मिला लीजिएगा। वैसे सील में ये दोनों भी एक प्रकार का सीलिंग का, जो कि प्राइवेट सील होता है और प्रोटेक्टिव सील भी होता है, ये 2 तरह के सील होते हैं। लेकिन परीक्षा में अगर जिस तरह का ऑप्शन आए उस हिसाब से आप इसको लगाइएगा। 3 सील के बारे में ही यहाँ से हमारे प्रश्न का मतलब है, 3 सील के बारे में ही पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अनुसार रेलवे रसीद जारी किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है उसी को देख लेते हैं। तो धारा 65 के अंतर्गत जो है रेल रसीद जो है जारी किया जाता है। रेल रसीद को धारा 65 में डिफाइन किया गया है, रेलवे एक्ट के धारा 65 के अंतर्गत जो है इसको जो है किया गया है। अब रेल रसीद क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह एक प्रोफार्मा होता है जो दोनों तरफ छपा होता है। दोनों तरफ छपा, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, दोनों तरफ यह प्रिंटेड होता है, या दोनों तरफ जो है यह क्या होता है, दोनों तरफ छपा होता है। एक तरफ जो है गुड गार्ड या स्टेशन मास्टर द्वारा भरा जाता है, और दूसरे तरफ व्यापारियों के लिए कुछ निर्देश होता है। ये जो रेल रसीद होता है यह दोनों तरफ छपा होता है, और एक तरफ जो है यह गुड गार्ड के द्वारा या स्टेशन मास्टर के द्वारा उसको भरा जाता है, और दूसरी तरफ जो है जो व्यापारी होते हैं उनके लिए कुछ निर्देश होते हैं। अब इसमें देख लीजिए और कुछ चीज़ों को जान लें। जो आरआर नंबर होता है, जो रेलवे रिसिप्ट नंबर आरआर नंबर जो होता है, यह जो है किसमें होता है, यह दाहिने तरफ कोने में होता है, या दाहिने तरफ राइट साइड में जो कोना होता है उसी पर जो है एक आरआर नंबर दिया जाता है। अब कई बार प्रश्न पूछता है कि यह कितने प्रतियों में बनाया जाता है, तो ध्यान रखिए होम रेलवे से मीन्स क्या है, सभी आपको जानकारी होगा। होम रेलवे मीन्स जो है एक ही डिवीजन में, एक ही रेल में जो है, एक ही रेल के अंतर्गत अगर कोई माल जाता है तो होम रेल के अंतर्गत आता है। तो होम रेलवे में यह जो है 4 प्रतियों में यह तैयार किया जाता है, 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। और किसको किसको दिया जाता है, तो सबसे यह, और फॉरेन रेलवे में यह जो है 5 प्रतियों में, फॉरेन रेलवे यानी कि आउट ऑफ रेलवे है, दूसरे रेल में जा रहा है, एक रेल से दूसरे रेल में जा रहा है, तो यह 5 प्रतियों में यह तैयार किया जाता है। इसीलिए इसको कहा है 4 या 5 प्रतियों में तैयार किया जाता है। तो होम रेलवे में 4 प्रतियों में, और जो है फॉरेन रेलवे में कितना है, 5 प्रतियों में तैयार किया जाता है। तो इसकी कॉपी कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले जो कॉपी होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो सबसे पेंसिल कॉपी होती है, पेंसिल से भरा जाता है। ध्यान रहे पेंसिल कॉपी जो होती है यह क्या होता है, यह रिकॉर्ड कॉपी होता है। इसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। पेंसिल कॉपी क्या होता है, रिकॉर्ड कॉपी होता है। और पहली जो कार्बन कॉपी होती है, पहली यहाँ पे कार्बन कॉपी यह किसको दिया जाता है, तो पहली कार्बन कॉपी जो होती है इसी को क्या कहा जाता है, आरआर कहा जाता है। इसको रेलवे रिसिप्ट कहा जाता है, या इसी को आरआर कहा जाता है। और जो दूसरी इसकी कार्बन कॉपी होती है, जैसे कि बताया कि कार्बन पेंसिल से ही बनता है यह, तो दूसरी कॉपी यह क्या होती है, अकाउंट की कॉपी होती है, अकाउंट की कॉपी होती है दूसरी। और जो तीसरी कॉपी होती है, जो थर्ड कॉपी होती है, वो किसके लिए होता है, यह होता है इनवॉइस। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे इनवॉइस बोलते हैं, या इसको आप हिंदी में चालान या बीजक भी इसको बोला जाता है। और यह गंतव्य स्टेशन को जो है यह दिया जाता है। तो 4 कॉपी में इस तरह का हम लोगों ने देखा कि होम रेलवे में कितना 4 कॉपियों में बनता है। और अगर फॉरेन रेल में है तो 1 कॉपी इसमें बढ़ जाती है, और वह जो क्या होती है, जंक्शन इनवॉइस। जंक्शन फॉरेन रेलवे में क्या होता है, जंक्शन इनवॉइस के नाम से उसको जो है जाना जाता है, जंक्शन। तो इस तरह से होम रेलवे में 4 कॉपी में और फॉरेन रेलवे में 5 कॉपी में बनती है, जिसमें से कि एक यह जंक्शन इनवॉइस जो है इसका बढ़ जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न क्या 10 है, पशुधन के मामले में स्थान शुल्क कितने समय तक मुफ्त होता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो स्थान शुल्क शब्द यहां पे है, स्थान शुल्क
स्थान शुल्क को हम लोग वारफेज भी कहते हैं। वारफेज, वारफेज क्या है? यह एक तरह का जुर्माना है जो रेलवे जो है अपने जमीन को निर्धारित समय से अधिक समय के लिए यूज करने के लिए जो है यूज किया जाता है। यह जो है इसको जो है वारफेज बोला जाता है और यह रेलवे एक्ट के धारा 2 के 41 में जो है 41 में जो है इसको डिफाइन किया गया है स्थान शुल्क के बारे में या वारफेज के बारे में बताया गया है। उसी तरह के आगे डेमरेज आप देखेंगे जिसको कि सेक्शन 2 के 11 में किया गया है। तो ये जो वो क्या होता है? विलंब शुल्क होता है। और ये स्थान शुल्क होता है कि कोई भी सामान जब किसी डिलीवर कर दिया जाता है तो उसको 2 दिन या 48 घंटे की छूट होती है कि मतलब किसी व्यापारी के द्वारा या किसी फर्म का कोई माल अगर रेलवे के द्वारा जो है स्टेशन पे उतार दिया गया तो वहाँ उसको 2 दिन या 48 घंटे तक उसको जो है वह वहाँ पे रखा जाता है। लेकिन अगर 2 दिन और या 48 घंटे से ज़्यादा की समय हो जाती है तो रेलवे एक निश्चित चार्ज के साथ जो है उस पर जो है जुर्माना स्वरूप कुछ रुपए जो है चार्ज करता है अपने ज़मीन के बदले। तो यह एक शुल्क है, यह एक जुर्माना है जो कि रेलवे के द्वारा अपने ज़मीन में अधिक समय तक के लिए किसी भी सामान को रखने पर रेलवे के द्वारा चार्ज किया जाता है। इसमें 1-2 चीज़ें जान लीजिए जहां से प्रश्न में जो गड़बड़ होते हैं। तो क्या है? यह जो है संडे को या 26 जनवरी या 15 अगस्त, ये 3 जो चीज़ें होती हैं इसको छोड़कर और यदि माल के लिए बुकिंग के लिए रेल में रखा जाता है तो स्थान शुल्क लिया जाएगा। यानी कि ये 3 जो संडे, 26 जनवरी और 15 अगस्त, इन तीनों को छोड़कर यदि 2 दिन या 48 घंटे से अधिक तक अगर माल को रखा जाता है तो उसमें जो है क्या है? इसमें जो है वारफेज जो है वहाँ पे देना पड़ता है, वारफेज वहाँ पे होता है। अब ये हमारा प्रश्न है पशुधन के मामले में स्थान शुल्क कितने समय तक मुफ्त होता है? लेकिन जो पशुधन होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके लिए एक टाइमिंग निर्धारित किया गया है। वो टाइमिंग कितना है? 4 घंटे के अंदर जो है उसको जो है रेल परिसर से बाहर ले जाना है। अगर कोई पशुधन है या कोई किसी प्रकार का कोई जानवर है तो उसको 4 घंटे या अगर 4 घंटे से ज़्यादा होता है तो उस रेफरेंस में जो है आपका जो है वारफेज लगना शुरू हो जाएगा, जो स्थान शुल्क है वो शुरू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 घंटे पशुधन के मामलों में स्थान शुल्क मुफ्त समय 4 घंटा है। 4 घंटे के बाद आपका जो है वारफेज लगना शुरू हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। माल प्रेषण के दावे के लिए अधिकतम रेलवे दायित्व कितने रुपए प्रति किलोग्राम है? यानी कि माल के प्रेषण के अगर दावा किसी के द्वारा किया जाता है तो रेलवे का दायित्व कितने रुपए प्रति किलोग्राम है? तो इसका अधिकतम जो है कितना है? ऑप्शन नंबर सी हो गया 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से देने के लिए रेलवे का दायित्व है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेक जर्नी के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? जो पास जारी होते हैं तो उसमें हम लोग ब्रेक जर्नी भरते हैं। ब्रेक जर्नी जो है 3 ब्रेक जर्नी भरा जा सकता है। अभी जो HRMS पे पास के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो है दिया जाता है। तो इसमें जो है ब्रेक जर्नी के लिए न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो इसकी न्यूनतम दूरी 500 किलोमीटर होनी चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो सीधी जो रेल होती है तो वहाँ से इस तरह का दूरी का कोई मायने जो है नहीं होता है। 500 किलोमीटर से कम दूरी पर भी ब्रेक जर्नी भरा जाता है। लेकिन प्रॉपर अगर ब्रेक जर्नी का लाभ लेना हो तो कम से कम जो है नियमानुसार 500 किलोमीटर की दूरी पर जो है ब्रेक जर्नी लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको गुवाहाटी जाना है तो आपको जो है अगर किसी विशेष जगह से गोरखपुर से गुवाहाटी जाना है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें अगर आप हाल्ट करके दोबारा वहां से रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 500 किलोमीटर, यानी कि ब्रेक जर्नी जो है 500 किलोमीटर की होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 500 किलोमीटर ब्रेक जर्नी के लिए न्यूनतम दूरी कितना है? 500 किलोमीटर। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है बीपीटी का रंग क्या होता है? बीपीटी क्या होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए जो बीपीटी होता है यह जो है एक बुक होती है, एक किताब होती है और यह ब्लैंक पेपर होता है या जिसमें देखिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये इसमें जो है एक किताब में 50 पन्ने होते हैं। यह गुलाबी कलर का एक होता है और यह जो है यह एक किताब होती है। और किस रेफरेंस में जो है इसका यूज किया जाता है? तो यह 200 किलोमीटर तक का कार्ड टिकट नहीं होने पर इसको जारी किया जाता है। यानी 200 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए और अगर कार्ड टिकट उपलब्ध नहीं है तो बीपीटी जो है यह जो है तैयार किया जाता है या बीपीटी को जारी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि JTBS कौन सा
टिकट बेच सकता है? तो सबसे पहले जान लीजिए जेटीबीएस क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जेटीबीएस जो होता है, जेटी आप स्टेशनों पे देखे होंगे कि जो है टिकट बुकिंग के लिए जो है प्राइवेट लोग जो है टिकट कई स्टेशनों पे बेचते हैं। तो जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक, ये क्या है? जेटीबीएस, जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक। तो जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक जो जनरल टिकट बेचते हैं, आप कहीं देखें कई स्टेशनों पे जो है जो प्लेटफॉर्म लगे होते हैं जिसमें कुछ प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा, जिसको कि यूटीएस के जो टिकट होते हैं जो उनको जो है जेटीबीएस के द्वारा जो है बेचा जाता है। तो जेटीबीएस के द्वारा जो कौन सा यूटीएस टिकट बेचा जा सकता है? अनरिजर्व टिकट सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। या तो यूटीएस का जो है, देख लीजिए ये भी प्रश्न में आ सकता है, तो इसका होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो ये जो है यूटीएस के जो अनरिजर्व टिकट होते हैं उसको बेचते हैं जेटीबीएस के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहां से दो प्रश्न आपके बन सकते हैं। जेटीबीएस का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, यूटीएस का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पीआरएस का भी फुल फॉर्म आप जो है याद कर लीजिएगा। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है, और यूटीएस जो है यह जो है अनरिजर्व टिकट सिस्टम होता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पार्सल बुक करने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? अगर कोई पार्सल बुक करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं कि उसका न्यूनतम दूरी कितने दूरी के लिए पार्सल बुक होना चाहिए। तो यह कितना है? 50 किलोमीटर, कम से कम 50 किलोमीटर का दूरी होना चाहिए, तो इसके लिए पार्सल बुक होगा। इसके अलावा 7 केजी, 7 किलोग्राम से अधिक का सामान होना चाहिए पार्सल बुकिंग के लिए। वैसे ये अलग बात है कि 7 किलोग्राम से अगर कम का भी कोई सामान है तो वहाँ जो है गुड्स क्लर्क होते हैं या मालबाबू के ये व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित है कि वो उसको बुकिंग कर सकते हैं। तो 7 किलोग्राम से अधिक का माल होना चाहिए, ये कई बार प्रश्न बनता है पार्सल बुकिंग के लिए। और 50 जो है किलोमीटर से कम की दूरी नहीं होनी चाहिए, और इसको 30 मिनट पहले, इस तरह के माल की बुकिंग के लिए पार्सल की बुकिंग 30 मिनट पहले जो है ट्रेन के डिपार्चर से, या जो है 30 मिनट पहले जो है इसको जो है पार्सल गोदाम पे लाना होता है। तो इस तरीके से इसमें 2-3 चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? 50 किलोमीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए पार्सल बुक करने के लिए। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्सल यातायात में सामान्य अग्रेषण नोट जो होता है उसकी वैधता कितने समय तक, कितने दिन के लिए होती है? तो यह सामान्य जो अग्रेषण नोट होता है इसकी वैधता 6 माह जो है, कम से कम 6 माह की वैधता इसकी होती है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। CRIS, क्रिस का पूर्ण रूप क्या है? यह जितना IRCTC के जितने भी एप्लीकेशंस आप देखते हैं, जो या तो आप HRMS देख लीजिए या हिम्स देख लीजिए, या जो है सुविधा, रेल सुविधा देख लीजिए, रेल मतलब सारा जो है संचालित किसके द्वारा? क्रिस के द्वारा किया जाता है। यह क्रिस जो है एक प्रकार यह सॉफ्टवेयर को जो है सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। और क्रिस का पूरा नाम क्या है? CRIS, इसका नाम है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS। इसका है क्या? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न के 18 देखते हैं। जोनल स्तर पर वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। PCCM होते हैं। PCCM जो है यह जोनल स्तर पर जो है वाणिज्य विभाग के जो प्रमुख होते हैं, PCCM होते हैं। हमने इसके पहले चर्चा किया है इस वीडियो के शुरुआत में ही कि जोनल स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे जो प्रधान अधिकारी होते हैं उनका क्या नाम है, और जो मंडल स्तर पे अधिकारी हैं उनके क्या नाम है, इसके पहले जो है वीडियो में हमने चर्चा किया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, PTO टिकट पर कितना किराया लगता है? आप सभी लगभग इसको 100 में, हमें लग रहा है कि 100 लोग इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। कितना होता है? 1/3 किराया लगता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। PTO टिकट पर 1/3 किराया लगता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, PRS का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी जो है UTS और
पीआरएस, यह दो चीज़ें हैं जिसपे हमारी टिकटिंग होती है। यूटीएस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है और पीआरएस क्या होता है, पब्लिक रिजर्वेशन सिस्टम होता है, यानी कि यात्री आरक्षण प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीआरएस का फुल फॉर्म है यात्री आरक्षण प्रणाली है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 21 है, एक्सीडेंट केस आर सेटल्ड बाय, यानी दुर्घटना के मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। दुर्घटना संबंधित मामलों का जो क्लेम से संबंधित मामले हैं उसका निपटारा किसके द्वारा होता है, आरसीटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आरसीटी, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। आरसीटी का प्रश्न अगर फुल फॉर्म पूछे तो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल होता है, जो कि दावा से संबंधित मामलों का निस्तारण करता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड ऑफ बुकिंग ऑफ रिजर्व्ड टिकट्स। देखिए आज कितना डेट है, आज है 17 अक्टूबर 2024। देखिए ये एक करंट का भी प्रश्न बन सकता है। जो आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए जो अग्रिम आरक्षण अवधि पहले थी वह कितना था, 120 दिन था इसके पहले। लेकिन आज 17 तारीख को ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कल का ही 15 तारीख का ये एक जो है यह रेल के द्वारा निर्णय किया गया, इसको रिड्यूस कर दिया गया है और वर्तमान में 60 डेज कर दिया गया है। ये प्रश्न आपका परीक्षा में आ सकता है। और तो जो अग्रिम आरक्षित टिकटों की बुकिंग है यह अभी इसकी समय सीमा क्या, 60 दिन के अंदर इसको रिड्यूस, पहले 120 दिन पहले टिकट एडवांस में हम बुक कर सकते थे, अब 60 दिन पहले जो है टिकट को बुक करेंगे। यह इसका जो है अग्रिम आरक्षण अवधि घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 दिन। 60 दिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 120 जो है अभी गलत हो गया। इसके पहले जब मैं ये पीपीटी बनाया था तो 120 दिन था, लेकिन कल जो है कल या परसों में 15 तारीख में जो है यह रेलवे के द्वारा अपडेट किया गया है कि 60 दिन जो है अग्रिम टिकटों की बुकिंग की आरक्षण अवधि 60 दिन कर दी गई है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पार्सल वे बिल कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है। अभी मैंने बताया कि दो तरीके का होता है, एक जो है पेड पार्सल वे बिल होता है, पेड पार्सल वे बिल होता है, और एक जो है क्या होता है, टू पे वे बिल होता है, टू पे वे बिल होता है। तो ये जो पार्सल वे बिल होता है यह कितने प्रतियों में, यह जो है 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। और टू पे जो बिल होता है यह कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है, तो इसको जो है 5 प्रतियों में इसको तैयार किया जाता है। इसको जो है 5 प्रतियों में इसको तैयार किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन 3 या 4 प्रतियों में जो है पार्सल वे तैयार किया जाता है। अब 3 और 4 दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें इस तरह के परीक्षा में इस तरह के नहीं बनेंगे, 3 होगा या 5 होगा या 4 होगा। अगर और बाकी अगर पेड पार्सल वे बिल के बारे में पूछेगा तो 4, और टू पे पार्सल बिल के बारे में पूछेगा तो इसमें कितना होता है, 5 होता है। तो 4 या 5 प्रतियों में बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगले प्रश्न के सॉरी देखिए यहाँ पे एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा, 3 या 4 प्रतियों में बनाया, 5 नहीं होता, 3 होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग मेरा वो उधर चला गया। टू वे जो पार्सल बिल होता है यह जो है 3 प्रतियों में बनाया जाता है, और पेड पार्सल बिल जो है यह 4 प्रतियों में बनाया जाता है। और इसकी जो है कॉपी जो है पहली ऑफिस कॉपी होती है, दूसरी जो है मालधनी को दिया जाता है जिसके द्वारा माल को बुक कराया जाता है, उसको दिया जाता है। और तीसरी कॉपी लेखा प्रति की जो लेखा कार्यालय को भेजा जाता है। और चौथा इनवाइस प्रति होती है जो संबंधित गार्ड को दिया जाता है। यह जो है पेड पार्सल वे, ये ज़्यादा प्रचलन में है पेड पार्सल वे बिल। तो 4 प्रतियों में या 3 प्रतियों में आप देख लीजिएगा, जैसा भी प्रश्न हो उसके हिसाब से इसको लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज YTSK। YTSK क्या होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है क्या होगा, यात्री टिकट सुविधा केंद्र। यात्री टिकट सुविधा केंद्र, इसका फुल फॉर्म YTSK। YTSK यानी कि क्या होता है कि यात्री टिकट सुविधा केंद्र। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, और जो चीज़ें हम आपके लिए इस तरह की चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो आप अपने एप्रिसिएशन स्वरूप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारा
मोटिवेशन हो और आगे हम इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए जो है प्रेरित हों। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 हमारा है, कह रहा है कि व्हाट इज रेल मदद। रेल मदद क्या है? बहुत आज आप लोगों रेल मदद का नाम सुनते होंगे, कई बार अखबारों में और पेपर्स में या सोशल मीडिया के थ्रू भी रेल मदद के मामले में पता चलता रहा है कि आरपीएफ कितनी एक्टिव है और कभी किस तरह की तरीके की चीज़ें भी होती हैं। अभी पिछले दिनों एक मैसेज आया था कि किसी यात्री का जो है चप्पल जो है छूट गया, ट्रेन से गिर गया था और रेल मदद पे उसकी शिकायत की गई थी, जो कि हालांकि महंगा चप्पल था, अब कितने कीमत का होगा हमें नहीं पता है, लेकिन वो चप्पल गिर गया था ट्रेन से और रेल मदद के थ्रू जो उसको जो किया गया, तो आरपीएफ ने सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको बरामद भी कर लिया। तो इस तरीके से रेल मदद जो है यात्रियों की सुविधा के लिए कितना मदद कर रहा है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ों में भी जो है कितना एक्टिव होकर और काम किया जा रहा है। तो रेल मदद क्या है, इसको ऑप्शन को बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा। शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर है, गलत हो गया। रेलवे पर्सनल ग्रीवांस रीएड्रेसल पोर्टल है, रेलवे के कार्मिक शिकायतों का निवारण पोर्टल, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। और मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड हेल्प टू द पैसेंजर्स, यानी यात्रियों की सहायता प्रदान करने के यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्हेन वाज द लास्ट स्प्लिट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में आखिरी बार रेल बजट कब पेश किया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहले जो है आम बजट के साथ रेल बजट भी पारित होता था, तो सबसे पहले जो है 2016 में जो है आखिरी बार जो है रेल बजट जो है यह पेश किया गया। 2016 के बाद से इसको जो है आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया और रेल बजट अलग से पेश होता है 2016 के बाद से। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन हिली एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि वो कौन सी गेज लाइनें हैं। जैसे कि मालूम है कि हमारे वहाँ जो है नैरो गेज, मीटर गेज, मानक गेज और ब्रॉड गेज 4 प्रकार के गेज होते हैं जिसपे से कि ट्रेनें चलती हैं और इनका अलग अलग पैरामीटर है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो पहाड़ी एरिया में, हिल एरिया में जो है ट्रेन संचालित होती है वह जो है नैरो गेज होता है, नैरो गेज होता है। इसका जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नैरो गेज। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 के ऊपर आते हैं कि रेलवे में टिकट चेकिंग संगठन होने का क्या मकसद है। देखिए इस तरह के प्रश्न, ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये बनाए हुए प्रश्न है कि रेलवे में जो टिकट चेकिंग होता है, जो टिकट चेकिंग संगठन होता है या टिकट लेस ट्रेवल जो लोग करते हैं उनको रोकथाम के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टिकट चेकिंग करती है, उसका क्या मकसद है। बिना टिकट यात्रा की बुराई को खत्म करना, बिल्कुल सही हो सकता है, तार्किक है। टू गाइड पैसेंजर्स करेक्टली, यात्रियों को सही मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए या एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए जो है उचित टिकट को लेने के बाद ही यात्रा किया जाए। और टू इंश्योर दैट द पैसेंजर इंटीमेटेड्स आर मेंटेन प्रॉपरली, ताकि यात्री सुविधाओं का समुचित रख रखाव हो सके, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये जो चारों ऑप्शन है ये सही है। टिकट चेकिंग जो दस्ता है उसका मुख्य उद्देश्य ये सारी चीजें हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 का रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग टिकट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन ऑन रेलवे। ये जो है रिपीट हो गया है, इस प्रश्न को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आ गया आपका, एमएस धोनी दक्षिण पूर्व रेलवे के किस मंडल में कार्यरत थे। जैसे कि आपको मालूम है महेंद्र सिंह धोनी जो कि वरिष्ठ जो है क्रिकेटर हैं और अभी संन्यास ले चुके हैं, एक एक्टिव क्रिकेटर नहीं इस समय है और इस समय जो अपना व्यक्तिगत लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि क्रिकेटर बनने के पहले वह जो है भारतीय रेलवे में जो है टीटी की नौकरी करते थे। उसके पहले जो है वह जो है भारतीय रेलवे में नौकरी करते थे और साउथ ईस्टर्न रेलवे में थे। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे के किस मंडल में जो है उन्होंने उनका जो है ज्वाइनिंग हुआ था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खड़गपुर डिवीजन में उन्हें जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में वो जो है कार्यरत थे, उनमें उन्होंने ज्वाइन किया था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट राजधानी ट्रेन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बिटवीन न्यू दिल्ली एंड विच अदर स्टेशन। भारत में पहली राजधानी ट्रेन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच शुरू की गई। तो इसकी जानकारी के लिए बता दें, हावड़ा रेलवे स्टेशन और जो है नई दिल्ली और हावड़ा, एनडीएलएस टू हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, यह जो है सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस जो है इन दो स्टेशनों नई दिल्ली और हावड़ा के बीच जो है राजधानी एक्सप्रेस की सेवा को प्रारंभ किया गया। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे सिचुएटेड, यानी पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसके लिए
सभी जो भी हमारे 18 जोन हैं जिसमें मेट्रो रेल भी है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है एक प्रॉपर वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको रेल याद नहीं हो रही है तो इस चैनल पे आप देखिएगा, राम सर के द्वारा जो है बताया गया है। और राम सर ने अपने वीडियो में जो हमारे जीके के बहुत ही वरिष्ठ टीचर हैं और हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, तो उनके द्वारा जो है बताया गया है। तो आप जो है आरपीएफ एलडीसी भाई अभिषेक राज का जो चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही ऐसे तरीके से बताया कि आपको सारी रेलें याद हो जाएंगी, तो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, इसको यह जो है जबलपुर में जो है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, जबलपुर में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीएफ कहाँ स्थित है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आईसीएफ क्या है, इंटीग्रल कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, 70 में भी पूछा गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो रेलवे के जितने भी संस्थान हैं उनके बारे में भी हमने एक वीडियो बना रखा है और इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। और आप वहाँ देखेंगे कि जो रेलवे के जो भी इकाइयाँ हैं, जो उत्पादन इकाइयाँ हैं, उन सभी के बारे में हमने जो भी अभी वर्तमान समय में प्रचलित में है सबके बारे में बताया गया। आईसीएफ के बारे में हमने बहुत डिटेल से वहाँ चर्चा किया है, आईसीएफ की हिस्ट्री के बारे में भी बताया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेराम्बूर। ये पेराम्बूर में है यह रेल कोच फैक्ट्री। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ वंदे भारत ट्रेन इनिशियली। वंदे भारत ट्रेनों का प्रारंभ में नाम क्या था। जब वंदे भारत ट्रेन जब इनका संचालन शुरू हुआ तो शुरू में इनका क्या नाम था, तो याद रख लीजिए इनका शुरू में नाम क्या था, ट्रेन 18 के नाम से इनको जाना जाता है। फिर उसके बाद से इसको वंदे भारत के नाम से जाना गया। शुरुआती दौर में वंदे भारत का नाम क्या था, ट्रेन 18। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड में एसएनटी विभाग का प्रमुख कौन होता है। रेलवे बोर्ड स्तर पे जो एसएनटी विभाग होता है, यानी सिग्नल एंड दूरसंचार विभाग होता है, उसका रेलवे बोर्ड स्तर पे जो प्रमुख होते हैं उनको क्या होते हैं, वह एमआई होते हैं, मेंबर होते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन दंडात्मक विलंब शुल्क लगा सकता है। विलंब शुल्क यानी कि डेमरेज के बारे में 2 के 11 में जो है डेमरेज के बारे में बताया गया है, 2 के 11 में डेमरेज बताया गया है। तो विलंब शुल्क कौन लगा सकता है, पीसीओएम लगा सकते हैं, पीसीसीएम लगा सकते हैं या डीआरएम लगा सकते हैं। तो कौन लगा सकता है, ये सभी लगा सकते हैं। ऊपर के जितने भी रैंक दिए गए हैं ये सभी जो है विलंब शुल्क लगा सकते हैं, यानी डेमरेज लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 37 है, रेलवे में वेट ब्रिज के रख रखाव का काम किसे सौंपा गया है, यानी कि जो ब्रिज है उसके रख रखाव का काम किसको सौंपा गया है। तो यह जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, यानी कि यांत्रिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो है रेलवे ब्रिज का रख रखाव और उसके मेंटेनिंग का काम जो है रेलवे के यांत्रिक विभाग के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन वाज रन बिटवीन, फर्स्ट गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन वाज रन बिट, अच्छा किसके बीच डबर हो गया, पहली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जान लीजिए। पहली जो है यह जो गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन है, उस समय जो है श्री लालू प्रसाद यादव जो है रेल मंत्री, वर्तमान रेल मंत्री थे, जिनके द्वारा गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई और यह सबसे पहले जो है अमृतसर और सहरसा के बीच में चलाई गई। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन जो सबसे पहले जो है अमृतसर और सहरसा के बीच में चलाई गई थी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, औसत वेतन यानी कि एलएपी पर एक बार में कितनी छुट्टियां अधिकतम ली जा सकती है। तो यह है 180 दिन, 180 छुट्टी जो है अधिकतम लिया जा सकता है। यह जो है एलएपी एक बार में 180 दिन का अधिकतम लिया जा सकता है। अगले प्रश्न है, टिकट चेकिंग स्टाफ को नकदी कहाँ जमा करनी चाहिए। नकदी कहाँ जमा करनी चाहिए, क्या डिविजनल ऑफिस में जमा करना चाहिए या बुकिंग ऑफिस में जमा करना चाहिए या कैश ऑफिस में या अकाउंटिंग ऑफिस में। तो बुकिंग ऑफिस में जमा होना चाहिए। जो रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ होता है उसको नकदी कहाँ जमा करना चाहिए, तो बुकिंग ऑफिस में जमा करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 41 है, जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। वीडियो 1 घंटा के आसपास होने वाला है और लंबे वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए पितृत्व अवकाश जो पेटेंट्री लीव होता है उसकी अधिकतम सीमा क्या होती है और कितने दिनों के भीतर इसका लाभ उठाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन इसका सही है 15 दिन और 6 महीने। पेटेंट्री लीव जो है 15 दिन का मिलता है और इसको जो है 6 महीने के अंदर इसको अवेल किया जाता है। 6 महीने के अंदर इसको अवेल नहीं किया जाता है तो अपने आप वो जो है कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। जो पेटेंट्री लीव है उसको 15 दिन
और 2 बच्चों तक ये मिलता है और 6 महीने के अंदर इसको जो है अवेल करना होता है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन इन रेलवे। रेलवे में किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है, देखिए ग्रुप डी में किया ही जाता है, ग्रुप सी में किया ही जाता है और ग्रुप ए में भी जो है, जो हमारे IRFS वगैरह हैं तो वहां से होते हैं। ग्रुप बी में जो है डायरेक्ट भर्ती नहीं की जाती है। रेलवे में ग्रुप बी के लिए जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पीटीओ की वैधता कितना होता है, कितने समय के लिए होती है? पीटीओ कितने समय के लिए वैध होता है? तो यह आप बताइए, 5 महीने के लिए सॉरी, पीटीओ जो है यह 5 मंथ के लिए वैलिड होता है। इसकी वैधता 5 महीने तक की होती है। अगला प्रश्न है कि स्लीपर टिकटों के लिए तत्काल की जो बुकिंग होती है उसकी समय सीमा क्या है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन 11 बजे पूर्वाह्न, यानी कि दिन के 11 बजे से शुरू होती है। जो है स्लीपर टिकटों के लिए तत्काल की बुकिंग होती है वह 11 बजे शुरू होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि एसी टिकटों के लिए, एयर कंडीशनर जो टिकट है उसके लिए जो है, उसके लिए तत्काल बुकिंग की समय सीमा क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तत्काल बुकिंग की समय सीमा क्या है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बुकिंग की समय सीमा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप बताइएगा कि एसी टिकटों की जो तत्काल बुकिंग होती है उसकी समय सीमा क्या है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क का पहला चरण किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में चालू होना है? अभी हुआ नहीं है। तो यह गुजरात, महाराष्ट्र और दादर एवं नागर हवेली में जो है यह शुरू होने वाला है। हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क का पहला चरण जो है यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नागर हवेली के अंतर्गत शुरू होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। और इस तरीके से हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे में उचित टिकट प्राधिकरण के बिना यात्रा करने के लिए तय की गई दूरी के अनुरूप किराए के साथ न्यूनतम जुर्माना कितना लगाया जाता है? सरचार्ज आपने देखा होगा 250 रुपये का जो है, जो 137, 138 जो रेलवे एक्ट का जो है, रेलवे एक्ट का 138 आप पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि जो है जो दूरी होती है उस जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है वहां से और प्लस 250 रुपये का सरचार्ज लगा के और जुर्माना स्वरूप जो है किराया लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 47 का रहा है कि BCNHL रेक में वैगनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए जो BCNHL यह कोच है। आगे कोचों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहेंगे और इसका फुल फॉर्म होता है, आप देख लीजिएगा, होता है कवर्ड बोगीज वैगन टाइप एयर ब्रेक हैवी लोड। तो इसमें अधिकतम जो है, इसमें जो है 58 जो है 58 जो है इसमें वैगन लगाए जाते हैं। यह बहुत हैवी लोड है। BCNHL यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे अधिकतम हैवी लोड वाला जो रेक है वो कौन सा है? तो BCNHL है, जिसमें से कि 58 वैगन जो है उसकी अधिकतम संख्या है, 58 वैगन उसमें लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो सेगमेंट है यहीं पे समाप्त होता है और हमने प्रयास किया है कि यहाँ से मैक्सिमम वो प्रश्न आप लिया जाए जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है और पिछले जो डिपार्टमेंटल एग्जाम रेलवे के अन्य डिपार्टमेंट के हुए वहाँ से पूछे भी गए हैं। तो हमारा प्रयास रहा है कि यहाँ से अधिकतम प्रश्नों को कवर किया जाए और वो हमारा चीज़ें आप कितना इसको सफल बनाते हैं और अपना कितना जो है अप्रिशिएट करते हैं सारी इन चीज़ों के लिए। तो आज के सेगमेंट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेगमेंट में मिलते हैं। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम दिन रात एक करके जारी रखिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय रखा हुआ है और इस तरीके के चुनिंदा प्रश्न इस वीडियो पर हम देते रहें, इस चैनल पर देते रहेंगे। और बाकी एक बार पुनः कहूँगा कि आप क्यूबिस क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहाँ से अपना जो है MCQ लगाइए। वहाँ से आपकी टाइमिंग, आपका जो है परफॉर्मेंस अपना देखिए, कितना टाइमिंग लग रहा है और कितना समय आप कितने समय में कर पा रहे हैं। आपका माइनस मार्किंग भी वहाँ से सारा कैलकुलेट होकर वो एप्लीकेशन के द्वारा बता दिया जाता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।